हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन जो नेमराज जी सुंडा की बुक थी उसका अध्ययन कर रहे थे और उसका एनालिसिस कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें आसानी से अपन सीखने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिविज़न हो जाता है। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसको भी यहाँ से क्या कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत आज पढ़ेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसे क्या कहते हैं, शुष्क भूमि कृषि। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो आप इससे क्या समझते हैं। पहली चीज़ तो ये कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मतलब कि जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पर खेती करेंगे, उसे क्या कहेंगे, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ऐसे तो होगा नहीं कि कहीं आप ऐसे सोचो कि पानी के बिना ही खेती, तो पानी के बिना खेती तो एक इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है कि पानी के बिना तो खेती कैसे कर पाओगे, है ना। तो कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ पानी के बिना खेती, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो चलिए अपन इसको पढ़ते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आपको पता ही है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंतर्गत आपके यहाँ पे क्या क्या है, शुष्क भूमि कृषि का अभिप्राय पूरी तरह से वर्षा आधारित स्थिति में फसलों की खेती करने से है। कि आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर उसे कहेंगे कि उसके अंदर आप आर्टिफिशियल तरीके से कोई इरिगेशन, या फिर इरिगेशन को अपन कहते ही क्या है कि इरिगेशन किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से पानी को अप्लाई करना। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, यह पूरी तरह यानी कि पूर्णतया वर्षा आधारित होगा कि वर्षा से आने वाले पानी से ही अपन खेती करते हैं, उसे ही अपन क्या कहेंगे, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। चलो नेक्स्ट बात करूं, इसके सामने एक अच्छी चीज़ दी गई है आपके सामने कि भारत में लगभग 60% क्षेत्र में शुष्क खेती की जाती है, जिसमें कुल फसल उत्पादन का 40% उत्पादन है। कि आपके जो पूरा रीजन है भारत में, उसमें से 60% के ऊपर क्या की जाती है, शुष्क खेती। और उनमें से भी जो 60% खेती की जाती है, या फिर आपका जो कुल टोटल उत्पादन होता है ना भारत का, उनमें से 40% उत्पादन है वो आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से ही मिलता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि देखो, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपके पास में जैसे कि इंडिया का क्षेत्रफल है ना, जोग्राफिकल एरिया है, वो कितना है, 229 मिलियन हेक्टेयर, है ना। तो ये क्या आ गया आपका इंडिया का जोग्राफिकल एरिया। एक सेकेंड, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया आपका कितना आ गया, 229 मिलियन हेक्टेयर। अब इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि आपका जो सोविंग एरिया है ना, जिस पे अपन क्रॉप उगाते हैं, वो कितना है, ऑलमोस्ट कितना है, 142 मिलियन हेक्टेयर। और अब इसके अंतर्गत उगाते हैं तो इसमें से भी जो 95 मिलियन हेक्टेयर है उसके ऊपर क्या हो रही है आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो 95 मिलियन हेक्टेयर पे क्या हो रही है आपकी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। कुल टोटल अपने पास में जो इंडिया का जोग्राफिकल एरिया था वो कितना था, 229 मिलियन हेक्टेयर। और अपन जो नेट है अपना जिसके ऊपर क्रॉप सर्विंग कर रहे हैं वो कितना है, 142 मिलियन हेक्टेयर। और जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 95 मिलियन हेक्टेयर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने क्षेत्र पे, मतलब कि ऑलमोस्ट 60%, या मैं बोलूँ तो 60 से आपके 67% तक आपकी क्या हो रही है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हो रही है। तो ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि अपन भारत के लगभग कितने 60% क्षेत्र पर क्या करते हैं, शुष्क खेती करते हैं, जिसमें से कुल उत्पादन होता है अपना 40%। अब ये कैसे हो रहा है उत्पादन, या फिर कौन कौन सी क्रॉपों का योगदान है, तो मैं बताऊँ। आपकी जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, इससे आपकी अनाज वाली फसलें, है ना, मोटे अनाज वाली फसलें, उनका प्रोडक्शन 91% तक, कितना, 91% तक आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से होता है। किससे हो रहा है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से, मोटे अनाज वाली फसलों का। इसके साथ साथ मैं बात करूँ कि जैसे कि आपकी दलहनी फसलें हो गई, जैसे कि पल्सेस हो गई, इसका भी 91% के लगभग जो आपका अरहर, ग्राम, है ना, चने वगैरह ये आगे, तो इसका भी जो आपका 91% है वो किससे हो रहा है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से। इसके अलावा जैसे मैं बात करूँ, ऑयल सीड क्रॉप आ गई आपकी, तो ऑयल सीड क्रॉप के अंतर्गत भी आपका 80% जो प्रोडक्शन हो रहा है वो फ्रेंड्स किससे हो रहा है, आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से हो रहा है। कॉटन की मैं बात करता हूँ,
कॉटन के अंतर्गत आपके 65% तक जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से हो रहा है। मैं राइस की बात करूं, अब राइस के अंतर्गत फ्रेंड्स आप सोचोगे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से कैसे होगा, तो राइस का भी जो 50% तक जो आपका प्रोडक्शन है वो किससे हो रहा है, 50% तक ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वो है वो किस पे आधारित है, वर्षा पे। तो आप ऐसे तो है नहीं कि राइस को कितने पानी की आवश्यकता होती है तो आप कृत्रिम तरीके से पानी दिए ही जाओगे, दिए ही जाओगे, दिए ही जाओगे, हर जगह उपलब्ध कराए जाओगे। जैसे कि जहाँ पे ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे तो पानी ऑलरेडी वर्षा के द्वारा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो उसके अनुसार आपको तो वहाँ पे ड्रेनेज और करना पड़ता है, तो वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि राइस भी ऑलमोस्ट 50% तक आपका क्या होगा, भागीदारी निभाती है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा मैं बात करूँ जो सबसे कम होता है ना, जो सबसे कम होता है वो होता है आपका वीट का। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी वीट की सोविंग चल रही है ना, अक्टूबर नवंबर में सोविंग होती है। इसका 19% मात्र योगदान रहता है, क्योंकि इसको क्या होता है कि बार बार इरिगेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आपने स्टेज पढ़ी होगी, बोटिंग स्टेज, CRI स्टेज और मिल्किंग स्टेज, ऐसे डक स्टेज। तो ऐसे क्या होता है कि इसको बार बार आवश्यकता होती है। और ऑलमोस्ट एक क्रॉप क्या होती है रबी सीजन में, तो रबी सीजन के अंतर्गत आपके वर्षा नहीं होती या रेन नहीं होती आपके। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर ही पा रहे होंगे। तो कुल मिला के बात यह आती है कि आपका ऑलमोस्ट जो कि 40 से 42% जो प्रोडक्शन है वो कहाँ से आ रहा है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से। तो ये क्वेश्चन आपका RPSC AO 2012 के अंतर्गत पूछा गया है। तो ये याद रखना कि आपका जो भारत का लगभग 60% क्षेत्र है ना, क्षेत्रफल में शुष्क खेती की जाती है, और उसमें भी अगर कुल टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें 40% उत्पादन होता है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से होता है। अब इसे क्या है कि विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो अब इसको वर्गीकरण कैसे करेंगे, थ्योरी पे मैं धीरे धीरे आऊँगा। उससे पहले आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि इसको आप वर्गीकृत कैसे करेंगे या क्लासीफाई कैसे करेंगे। आपको पता है कि ड्राई फार्मिंग किसे कह रहे हैं, वो ये वर्षा पर आधारित है। तो पूरे भारत के अंतर्गत ऐसे तो है नहीं कि एक समान ही वर्षा होगी, तो कहीं पे कम होगी, कहीं पे ज़्यादा होगी और कहीं पे बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके अंतर्गत इसी आधार पे अपन क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांटते हैं। जैसे कि ड्राई फार्मिंग, इसके अंदर क्या होगी कि वर्षा बहुत कम होगी। एक होती है ड्राई लैंड फार्मिंग, है ना, नाम का ध्यान रखना, ड्राई लैंड फार्मिंग, लैंड फार्मिंग। एक होती है रेन फेड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग। तो अपन ने बात की कि 3 प्रकार की अपने पास में सिचुएशन पैदा हो रही है कि बारिश बरसात हो रही है, तो समान तो हो नहीं सकती। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी। कि ड्राई फार्मिंग किसे कहेंगे, जहाँ पे 750 mm से कम वर्षा हो रही है आपकी, 750 mm से कम वर्षा हो रही है। तो ऐसे तो है नहीं कि समान वर्षा होती है। अगर आप कहीं भी रहते हो, कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में रहते हो वहाँ पे कम ज़्यादा वर्षा हो रही है, या फिर आप जैसे कि राजस्थान में रहते हो वहाँ पे कम वर्षा हो रही है। जैसे कि राजस्थान की ही मैं बात करूँ तो राजस्थान के अंतर्गत अगर आप जैसलमेर साइड में हो तो वहाँ पे कम वर्षा होगी, अगर आप सिरोही साइड में हो तो सर्वाधिक वर्षा होगी, झालावाड़ साइड में हो काफ़ी वर्षा होगी, कोटा साइड में हो काफ़ी वर्षा होगी, इधर जैसलमेर बीकानेर साइड में जाओगे तो कम वर्षा होगी। तो ऐसे ही क्या होगा कि जो ड्राईलैंड फार्मिंग है आपकी, तो उसके अंतर्गत जो ड्राई फार्मिंग आएगी उसके अंतर्गत क्या होगा कि 750 mm से आपकी क्या होगी, कम वर्षा होगी। अगर 750 से कम वर्षा हो रही है उसे क्या कहेंगे, ड्राई फार्मिंग आएंगे। और इसके अंतर्गत जो मुख्य समस्या होती है वो होती है क्रॉप की खराब होने की समस्या। कि फसल क्या होगी, अगर आपकी जैसे कि महीने 2 महीने 3 महीने तक अगर बरसात नहीं हुई तो फसल तो एकदम चौपट हो जाएगी, जल जाएगी, बल जाएगी। तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि ये खराब होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत अपन करेंगे वो क्या करेंगे, मॉइस्चर कंजर्वेशन, कि अपन मॉइस्चर बचाएंगे। तो मॉइस्चर को अपन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व रहे, उससे क्या है कि अपन खेती कर सकें। तो अब ऐसे ही अपन इसके टॉपिकों पे चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि आपके ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत क्या दिया गया है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। पहले तो इसके डेफिनेशंस वगैरह, अब अपन इसके टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि फर्स्ट आपका आता है ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग ऐसे क्षेत्र
में फसलों की खेती करना जहां औसतन वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है। तो ये चीज़ मैंने बता ही दिया कि 750 mm से कम वर्षा हो रही है, उसे अपन क्या कहेंगे, ड्राई फार्मिंग, नॉट ड्राई लैंड फार्मिंग। ओके, तो ये ड्राई फार्मिंग किसे कहेंगे, 750 mm से वर्षा कम हो रही है उसे। फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक सूखा रहने के कारण फसल खराब होना इसमें आम बात है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत, वो क्या होगी कि फसल खराब हो जाएगी, बरसात हो नहीं रही है, टाइम ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या होता है कि फसल खराब हो जाती है। नेक्स्ट, शुष्क क्षेत्रों में नमी संरक्षण की मदद से शुष्क खेती की जाती है। तो अगर जैसे कि शुष्क क्षेत्र है अपने पास में, उसमें नमी संरक्षण करके, है ना, उससे क्या कर सकते हैं अपन, खेती कर सकते हैं। अब नमी संरक्षण अलग अलग तरीके से की, जैसे कि मल्चिंग करके, तो ऐसे अपन नमी संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, इन क्षेत्रों में वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली का सुझाव दिया जाता है। तो ये ऑप्शन समझ में आया फ्रेंड्स आप लोगों को कि वैकल्पिक भूमि मतलब कि आपके पास में अल्टरनेट सोइल होनी चाहिए या भूमि होनी चाहिए अल्टरनेट, मतलब कि जैसे कि अपने पास में ये पूरा एक वो है, फील्ड है, इसके अंतर्गत जैसे कि अपन ने अब की बार सोइंग यहाँ पे कर ली, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही बारिश नहीं हो रही, तो यहाँ की जो नमी थी वहाँ से अपन ने प्रोडक्शन ले लिया। अब अगली बार क्या करेंगे, इसके लैंड को चेंज कर देंगे, अब दूसरी जगह से लेंगे, क्योंकि यहाँ का मॉइस्चर तो अपन ने कंजर्व कर रखा है, नमी संरक्षण कर रखी, तो यहाँ पे फिर क्रॉप लेंगे तो यहाँ का भी मॉइस्चर यूज़ ले लेंगे, तो फिर ऐसे ही दूसरी जगह ले लेंगे। तो ऐसे ही ये बोला गया है कि इन क्षेत्रों में क्या करेंगे, वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली का सुझाव दिया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। इसके अलावा इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ आती है कि अपन इसके अंतर्गत जो भी क्रॉप वगैरह लेते हैं वो 75 डेज से कम वाली होनी चाहिए, है ना। अगर 75 डेज तक की या इससे कम दिनों की होगी वो क्रॉप लेनी चाहिए, ताकि कि कम समय के अंतर्गत वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे और अपने को प्रोडक्शन दे दे। मेनली यहाँ पे एल्ड वाला कोई काम नहीं होता कि आप ऐसे सोचो कि ज़्यादा एल्ड लेने के लिए किया जाता है, ये बस ओनली मौसम आधारित होता है। और इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि हाँ चलो कि जनरली जो क्रॉप होती है वो हो जाए, बरसात आधारित होती है क्रॉप, वो हो जाए। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ, आपके पास में आती है शुष्क भूमि खेती, जिसे कि ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपकी ड्राई फार्मिंग थी वो अलग है, ड्राई लैंड फार्मिंग आपकी अलग है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक होगी और 1150 mm से कम होगी, मतलब कि आपका क्राइटेरिया है 750 mm से लेकर 1150 mm तक, इसके अंतर्गत अगर वर्षा हो रही है तो इसे अपन क्या कहेंगे, ड्राई लैंड फार्मिंग। तो अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे, उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उन्हें शुष्क भूमि खेती कहा जाता है। तो ये अपन ने बात कर ही ली कि क्या कहते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं, जहाँ पे 750 mm से अधिक और लेकिन 1150 mm से कम हो रही है। इसे शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है ड्राई लैंड फार्मिंग कहेंगे या बारानी खेती कहेंगे। उपलब्ध मिट्टी में सीमित नमी के संरक्षण करना अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। तो इसके अंतर्गत क्या बोला है कि अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में यहाँ पे क्या होगा, नमी संरक्षण करना काफ़ी अच्छा रहता है, और उपलब्ध मिट्टी होती है वो एक सीमित होती है कि आराम से आप वहाँ पे मॉइस्चर उसको मिल जाता है, जनरली अपनी क्रॉप प्रोडक्शन दे देती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, केवल काली मिट्टी में विशेष रूप से जल निकास की आवश्यकता हो सकती है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ पे तो क्या होगा, ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा वर्षा भी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ड्रेनेज की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो काली मिट्टी है उसके अंतर्गत पानी जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा कर लेगा, वो होल्ड ज़्यादा कर देगी, क्योंकि इसके अंतर्गत माइक्रोपोर्स क्या होंगे, अधिक पाए जाएंगे। अगर आपने पढ़ा हो तो मैक्रो और माइक्रोपोर्स पाए जाते हैं, तो माइक्रोपोर्स सर्वाधिक होते हैं वो किस में होते हैं, क्ले सॉइल में, है ना, काली मिट्टी में। तभी तो आप अगर काली मिट्टी देखी हो तो खेत के अंदर जल्दी से पानी भर जाता है। जैसे कि आपने राइस के फील्ड में देखा होगा, कॉटन के फील्ड में भी देखा होगा, अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, भर जाता है उसमें। तो उस स्थिति में आपको ड्रेनेज की आवश्यकता हो सकती है, जल निकास की आवश्यकता हो सकती है। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट आपके पास में रेनफेड फार्मिंग।
अपन रेनफेड फार्मिंग किसे कहेंगे? जो 1150 mm से अधिक वर्षा होगी उसे क्या कहेंगे? रेनफेड फार्मिंग। ये कहाँ पे होती है सामान्यतः? जो ह्यूमिड एरिया होता है, आर्द्र भूमि होती है, वहाँ पे क्या होता है, या ह्यूमिड एरिया होता है, वहाँ पे क्या होगा, या आपकी रेनफेड फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे क्या होगा, 1150 mm से ज़्यादा की वर्षा होती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः समस्या ही देखना पड़ती है कि ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए आपके पास में। यहाँ पे जल निकास की एक सुचारू रूप से प्रक्रिया या फिर आपके पास में सिस्टम होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होगा, आपको ड्रेनेज की व्यवस्था रखनी पड़ेगी। बाकी आपको इसके अंतर्गत जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो अपन ने डिस्कस कर ही लिए। चलिए अब नेक्स्ट जो इसका कंपेयर दिया गया है कि आप इस टेबल से आप आसानी से समझ पाओ, तो अपन इसकी बात करते हैं। यहाँ पे है ड्राई लैंड फार्मिंग और यहाँ पे है रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत अपन ने बात की कि 750 mm से कम वर्षा होती है और वहाँ पे क्या होगा, सर्वाधिक क्रॉप खराब हो रही थी। इसके अलावा मॉइस्चर कंजर्वेशन करने की ज़रूरत पड़ रही थी और अल्टरनेट ज़मीन के यूज़ कर रहे थे, या अलग अलग ज़मीन बदल कर अपन खेती कर रहे थे और 75 दिन से कम वाली फसल उगा रहे थे, या 75 दिन वाली फसल उगा रहे थे। यह आपकी क्या हो गई, ड्राई फार्मिंग। लेकिन ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होता है कि 800 mm से कम वर्षा, जिसे कि अपन ने बात की थी 750 mm, ये कम की होगी, सॉरी। तो इसके अंतर्गत ये ड्राई लैंड फार्मिंग होगी। इसके अंतर्गत मैंने बताया आपको कि जो 750 mm से लेकर आपको 1150 mm के मध्य के अंतर्गत क्या होगी, इसके अंतर्गत वर्षा होगी। ये गलत दिया गया है इसके अंतर्गत, है ना, तो इनको करेक्शन कर लेना। अगर रेनफेड की वो बात करूँ तो रेनफेड के अंतर्गत क्या होगा, 800 mm से ज़्यादा तो होगी, लेकिन 800 नहीं, 1150 mm से ज़्यादा होगी। कितनी? 1150 mm से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, फसल में नमी की उपलब्धता, कि फसल के अंतर्गत जो नमी की उपलब्धता है वो कैसी रहेगी, तो वो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी। कि यार पानी अच्छे से है वहाँ पे, तो वाष्पोत्सर्जन में कमी आएगी और वर्षा भी क्या होगी कि वर्षा तो कम होगी और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, और नमी क्या रहेगी इसमें, कम रहेगी कंपेयर टू रेनफेड फार्मिंग। यहाँ पे ये देख के चलना फ्रेंड्स कि अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंतर्गत कंपेयर करके चल रहे हैं। तो कंपेयर करेंगे इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जैसे कि अपन कंपेयर कर रहे हैं कि रेनफेड और ड्राई लैंड में, तो इसके अंतर्गत क्या रहेगी, फसल में नमी उपलब्धता कम रहेगी मुकाबले किसके, रेनफेड के। अगर मैं बात करूँ ड्राई की, तो ड्राई के मुकाबले तो ज़्यादा रहेगी, लेकिन रेनफेड के मुकाबले क्या रहेगी, कम रहेगी। वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा और वर्षा कम होगी इसके अंतर्गत। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कि रेनफेड में पर्याप्त पानी रहेगा, आपको नमी रहेगी वो पर्याप्त रहेगी फसल के पास में। वाष्पोत्सर्जन कम होगा, है ना, और वर्षा ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको वर्षा ज़्यादा होगी तभी तो ड्रेनेज सिस्टम का व्यवस्था रखना पड़ेगा। तो यहाँ वर्षा क्या हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, और वाष्पोत्सर्जन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके अंदर फसलें उगाने की अवधि, तो मैंने बताया कि ड्राई फार्मिंग थी आपकी, उसमें 75 डेज से कम ले रहे थे। इसके अंतर्गत 200 दिन तक की होनी चाहिए, है ना। तो 200 दिन तक की अपन फसल इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और 200 से अधिक दिन उसको भी अपन किस में ग्रो कर सकते हैं, रेनफेड के अंतर्गत। क्षेत्र की मैं बात करूँ तो शुष्क, उप शुष्क व उप आर्द्र इसके अंतर्गत आते हैं, किसमें, ड्राई लैंड फार्मिंग में। लेकिन रेनफेड के अंतर्गत तो आर्द्र और उप आर्द्र जो पहले से ह्यूमिड है, तो वो एरिया किस में आएंगे, रेनफेड के अंतर्गत। फसल प्रणाली की मैं बात करूँ तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास में पानी तो है, पानी तो मिल रहा है वर्षा से, लेकिन क्या करेंगे इसमें, या तो एकल फसल करेंगे या मिश्रित फसल करेंगे। तो एकल फसल किसे कहेंगे, या तो एक सिंगल क्रॉप ले लेंगे, या मिश्रित यानी कि 2 फसलों के बीजों को मिक्स करके डायरेक्ट सोइंग कर देंगे। इसके अंतर्गत क्या करते हैं रेनफेड में, या तो डबल फार्मिंग करेंगे या इंटरक्रॉपिंग करेंगे। इसके अंतर्गत भी 2 फसल होगी मिश्रित की तरह, लेकिन क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत एक पैटर्न में लगाते हैं अपन, है ना, क्रॉप को। जैसे कि अपन ने यहाँ पे सरसों लगा दी, फिर यहाँ पे गेहूँ लगा दिया, है ना, ऐसे एक पैटर्न में लगाया जाता है। जैसे कि गन्ना लगा दिया, फिर आलू लगा दिया, तो पैटर्न के अंतर्गत लगाएंगे इंटरक्रॉपिंग के अंतर्गत। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को। नेक्स्ट बात करूँ कि बाधाएं क्या आती है आपको, अगर ड्राई लैंड फार्मिंग है, ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत जो बाधा आएगी वो क्या आएगी, वायु क्षरण का या वायु अपर्दन का।
तो ऐसे ये ड्राई लैंड फार्मिंग होती है तो वहाँ पे वायु तथा जल दोनों आएंगे, लेकिन ड्राई में क्या आएगा, ओनली वायु, क्योंकि वहाँ पे तो पहले ही पानी नहीं है, तो हवा के द्वारा नुकसान होगा वही देखा जाएगा। लेकिन ड्राई लैंड फार्मिंग में क्या होता है कि वर्षा कई बार ठीक ठाक हो जाती है तो क्या हो जाएगा, जल क्षरण भी हो जाता है, और बाकी अगर सूखा रहता है तो वायु क्षरण तो होता ही होता है। लेकिन यही चीज़ अगर अपन देखें रेनफेड फार्मिंग के अंतर्गत, तो रेनफेड फार्मिंग के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो समस्या होती है मुख्यतः वो होती है केवल जल क्षरण की, क्योंकि वर्षा 1150 mm से अधिक वर्षा हो रही है, अच्छी खासी वर्षा हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हवा चलेगी तो पार्टिकल उड़ेंगे क्या, नहीं उड़ेंगे, वो तो ओनली क्या करेंगे कि जल के साथ ही बहकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसे अपन क्या कहते हैं, जल क्षरण या वाटर इरोजन। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।